गुड मॉर्निंग। तो द टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका थ्योरी वाला पार्ट मैंने थोड़ा बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अपन ट्रांजैक्शंस की, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए अपने को। जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे अपने पास में ओपनिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर नहीं है तो अपन उसके लिए पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जब भी अपन इसकी अकाउंटिंग करेंगे सिर्फ 4 तरह के अकाउंट बनते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। एसेट्स और लाइबिलिटी को वंस वी हैव ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट देन देयर आर ओनली 4 वर्ड्स टू बी यूज्ड। सिर्फ 4 ही वर्ड काम आएंगे: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट। इसके अलावा 5वां वर्ड कभी भी काम नहीं आएगा। अगर आपने कोई अदरवाइज वर्ड यूज किया है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ये मान के चलें आप। यस सबसे पहले आता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, जैसे P&L होता था या रिवैल्यूएशन अकाउंट होता था, उसी तरह से है। रियलाइजेशन अकाउंट में अपन सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, बाद में एसेट्स का अपन बेचते हैं, सेल ऑफ द एसेट्स एंड मेक द पेमेंट फॉर लाइबिलिटीज। लास्ट में जो इसका बैलेंस बचता है रियलाइजेशन अकाउंट का, दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट और लॉस, और उसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ पे किसी एसेट्स को बेचने पे या किसी लाइबिलिटी को पेमेंट करने पर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं करते हैं। नॉर्मली एक बार एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र करने के बाद में कैश बेसिस रिकॉर्डिंग होती, कितना पैसा एसेट से आया और कितना आपने लाइबिलिटी को पेमेंट किया, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। प्रॉफिट और लॉस की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। जो बैलेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस अपने आप बच जाएगा, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यस इसमें जितनी भी एसेट्स होती है एसेट साइड की, उन एसेट्स में से एक्सेप्ट कैश और बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स, कैश और बैंक का अलग से अकाउंट बनाते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होगी? द एसेट्स विच डज नॉट कैरी एनी वैल्यू, जिसकी कोई मार्केट में कोई वैल्यू नहीं हो, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, वो एसेट्स होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो उन एसेट्स को छोड़ करके बाकी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और ग्रॉस वैल्यू पर बिफोर प्रोविजन अमाउंट जो होता है उनका, उस पर ट्रांसफ़र करेंगे। नॉर्मली वो सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं विच वाज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज्ड इन कैश। किसी भी एसेट्स को अपने को पैसे मिलने की संभावना है, उसको अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे बाद में उसके पैसे मिले या नहीं मिले। लेकिन अगर जिनकी एक्सपेक्टेंसी है टू बी कन्वर्टेबल इनटू कैश, उसको अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से एसेट्स कैश और बैंक के अलावा और फिक्टिशियस एसेट्स के अलावा ट्रांसफ़र टू डेबिट साइड, ग्रॉस बुक वैल्यू, और कोई प्रोविज़न बना हुआ है जैसे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न रहता है, या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व या डेप्रिसिएशन रिजर्व, इस तरह के एसेट्स के अगेंस्ट में रिजर्व होते हैं। इन सभी रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं अपन। अब आता है आपके पास में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ दी हुई है उन सभी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। लाइबिलिटीज़ आउटसाइड लाइबिलिटीज़, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट बिजनेस से बाहर करना है, ये लाइबिलिटीज़ भी ग्रॉस बुक वैल्यू पर बिफोर प्रोविज़न ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे प्रोविज़न क्रेडिटर्स के ऊपर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो सकता है, तो वो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और क्रेडिटर्स को ग्रॉस बुक वैल्यू पर अपन रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। यहीं ऐसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व जो होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं और जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। जो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे एसेट्स वो इंक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेज और गुडविल, चाहे बाद में इनके पैसे नहीं मिले लेकिन पैसे मिलने की संभावना है, इसलिए इनको भी एसेट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेज और गुडविल और जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यस फिर उसके बाद में बनाएंगे अपन पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर ने फर्म को जो लोन दिया है
पार्टनर की वाइफ का लोन, अगर हस्बैंड पार्टनर है तो वाइफ का लोन, और वाइफ पार्टनर है तो हस्बैंड का लोन, वो स्पाउस लोन कहलाता है। और स्पाउस लोन को अपन थर्ड पार्टी लोन मान करके रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं अपन। पार्टनर का खुद का लोन, जैसे ए है, ए पार्टनर है तो ए का लोन खुद का लोन माना जाएगा, और एज वाइफ लोन स्पाउस लोन माना जाएगा। अगर ए की वाइफ पार्टनर है तो एज वाइफ लोन पार्टनर लोन माना जाएगा, और ए का लोन माना जाएगा स्पाउस लोन। तो जो पार्टनर खुद है उसका खुद का लोन जो होगा उसका अलग से लोन अकाउंट बनाते हैं, और ये उसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाई बैलेंस BD। लेटर ऑन इसका पेमेंट कर देंगे। फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में पार्टनर का करंट अकाउंट भी दिया हुआ है और कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, तो अपन सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सारे ट्रांजैक्शंस, जैसे अपन एडमिशन रिटायरमेंट में करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में करंट अकाउंट का फाइनल बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वहाँ से फाइनल पेमेंट होगा कैपिटल का। और यदि सिंगल अकाउंट दिया हुआ है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो सारे ट्रांजैक्शंस अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और फाइनल पेमेंट कर देंगे इसी से ही। इस तरह से करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट होता है, जितने भी डिजोल्यूशन के ट्रांजैक्शंस होंगे उसके लिए अपने को कैश की रिक्वायरमेंट होगी, कैश और बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कैश या बैंक के थ्रू ही पैसे आएंगे, एसेट्स बेचेंगे तो, और पेमेंट करेंगे तो पैसे जाएंगे। तो उसके लिए अपने को कैश या बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, कंपलसरी है आपके पास में। इसलिए कैश या बैंक अकाउंट अपन सेपरेटली बनाते हैं। यदि बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दिए हुए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ कैश दिया हुआ है तो कैश अकाउंट बनाएंगे, उसके थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे। बैलेंस शीट में सिर्फ बैंक अकाउंट दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे और सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करेंगे। अगर दोनों दिए हुए हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों दिए हुए हैं, और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन बैंक अकाउंट बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपन, जब दोनों दिए हुए होते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में दोनों दिए हुए होते हैं, तो किस तरह से इसका अकाउंट बनाएंगे। अपने पास में मैं बैंक अकाउंट बना के बता रहा हूँ आपको। आपके पास में बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, एसेट साइड में दोनों बैलेंस एसेट साइड में दिए हुए। तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD। बैंक अकाउंट बना रहे हैं इसलिए बैंक का जो बैलेंस दिया हुआ है वो अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे अपन, और जो कैश का है उसको यहाँ लिखेंगे टू कैश और कैश बैलेंस। इस तरह से स्टार्ट कर देंगे अपन। अगर कैश और बैंक दोनों दिए हुए हैं, अपन बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक का तो टू बैलेंस लिख देंगे और कैश का टू कैश लिख देंगे। इसका मतलब हो गया कि कैश का जो पैसा था वो आपने बैंक में जमा करा दिया। अब यदि आपके पास में कैश और बैंक दोनों दिए हुए हैं, आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, जो कैश का बैलेंस होगा आपके पास में वो तो सबसे पहले लिख देंगे टू बैलेंस में, और फिर ये मान लेंगे कि बैंक अकाउंट में जो पैसा था पूरा विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे करेंगे टू बैंक और बैंक का बैलेंस लिख देंगे अपन यहाँ पे। इस तरह से एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट का पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है या कैश का बैलेंस भी नहीं दे रखा है तो अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक के थ्रू सारे काम करेंगे अपन। यस। अब आपके पास में आता है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों दिए हुए हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ अकाउंट है, आपके क्वेश्चन में सिर्फ ओवरड्राफ्ट अकाउंट दिया हुआ है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये जो है इसका बैंक अकाउंट बनाएंगे अपन, इसको सिर्फ यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस BD, और ये ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस आ जाएगा वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे अपन। जैसे 11th में करते थे, 11th में कैश बुक बनाते थे, कैश बुक में अपन अगर ओवरड्राफ्ट होता था तो बाई बैलेंस BD लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे अगर सिर्फ ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एक बिजनेस अकाउंट होता है, उसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलाउड होते हैं, इसलिए अपन ने बैंक अकाउंट बनाया और क्रेडिट साइड लिख दिया बाई बैंक और बाई बैलेंस BD, और ओवरड्राफ्ट लिख दिया अपने, ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है वो लिख दिया। अब ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि आपके यहाँ दिया हुआ बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों सिचुएशन दी हुई है आपकी बैलेंस शीट में, बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है। उस केस में अपन क्या करेंगे, टू बैलेंस BD, ये बैंक का नॉर्मल बैलेंस, बैंक का नॉर्मल बैलेंस इधर आ जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट को इधर लिख देंगे अपन।
जब क्वेश्चन में बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों दिए हुए होते हैं तब। किसी किसी बुक में ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया हुआ बताते हैं, वो भी सही है कि आप ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दें और बाद में उसका पेमेंट कर दें, और बैंक का जो डेबिट बैलेंस चल रहा है उससे आप बैंक अकाउंट बना लें। दोनों प्रोसेस सही है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है बैंक लोन। बैंक लोन अकाउंट जो होता है वो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होती है, आउटसाइड लाइबिलिटी कहते हैं, वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे बैंक लोन अकाउंट को। और नेक्स्ट आता है मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट में डिफरेंट आइटम्स जो होते हैं उनको किस तरह से अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे पहले एसेट साइड बताता हूँ। एसेट साइड में कैश और बैंक, मैं आपको बैलेंस शीट बताता हूँ। बैलेंस शीट में मैं एसेट साइड बताता हूँ। एसेट साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ कैश और बैंक, इसका अपन पता है अपन कि सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। इसका एसेट साइड का बैलेंस है, अपन एज्यूम करके चलते हैं एसेट साइड डेबिट साइड होती है, एज्यूम करके चलते हैं, एक्चुअल में तो एसेट साइड ही होती है, लेकिन अपन एज्यूम करके चलते हैं कि एसेट साइड का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है। इसलिए कैश और बैंक अगर एसेट साइड लिखे हुए हैं तो कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर उसके बाद में आता है डेटर्स, लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीन, और दूसरी भी एसेट्स आ सकती है, बीआर हो गया, स्टॉक हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, ये सब डिफरेंट तरह की करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स आ सकती है। इन सभी एसेट्स को ग्रॉस बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, बुक वैल्यू मतलब बिफोर प्रोविजन जो अमाउंट होता है उसके बेसिस के ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे इनको अपन, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे इनको। ग्रॉस बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। डेटर्स जो है बिफोर प्रोविजन, बिल्डिंग है बिफोर प्रोविजन, मशीन है उन सब का प्रोविजन के पहले। और ये जो प्रोविजन है आपके पास है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एसेट्स रिप्लेसमेंट, इस तरह के जो प्रोविजन होते हैं एसेट्स की अगेंस्ट में जो प्रोविजन होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे अपन उनको, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में एसेट्स जो है वो ओरिजिनल वैल्यू ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे ही एसेट साइड में पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसका मतलब हो गया कि फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, उसका भी अपन चाहें तो एक सेपरेट अकाउंट बना सकते हैं। और उस सेपरेट अकाउंट जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है, डेबिट बैलेंस होगा इसका, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, उसका बैलेंस अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या डायरेक्टली इस लोन अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स लोन अकाउंट करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस जो होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। डायरेक्टली ट्रांसफ़र करें या लोन अकाउंट शो करके आप फिर ट्रांसफ़र करें। नेक्स्ट आता है आपके पास में P&L अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब होती है फिक्टिशियस एसेट्स। यहाँ पे इसको कह सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये सब फिक्टिशियस एसेट्स होती है, इनकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होती है, इसलिए इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी सिचुएशन होगी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं इनको। क्लियर है? एसेट साइड क्लियर हो गई। अब मैं लायबिलिटी साइड में बताता हूँ। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले मैंने दिया थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, जो बिजनेस के बाहर किसी तीसरे आदमी को पेमेंट करनी है वो होती है आउटसाइड लायबिलिटी या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है उनको भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र वही ग्रॉस वैल्यू पर, प्रोविजन से पहले की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू पर ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स पे प्रोविजन होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो प्रोविजन से पहले वाला जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करेंगे। और इस प्रोविजन को, जो प्रोविजन किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट में है, उसको अपन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। लायबिलिटी का प्रोविजन डेबिट साइड में और एसेट्स का प्रोविजन क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आता है आपके पास में जनरल रिजर्व और P&L, इनको अपन कह सकते हैं फ्री रिजर्व। ये क्या है? एक तरह से फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कह सकते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट कह सकते हैं,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह सकते हैं। इनके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी नहीं है, किसी को पैसा नहीं देना है। यह प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो बचा के रखा हुआ होता है फ्यूचर के लिए। कई नाम हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, P&L, कंटिंजेंसी रिजर्व, या और कोई नाम दे सकते हैं इसमें। जो रिजर्व जिसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी नहीं है उसको कहेंगे फ्री रिजर्व। ये रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसी भी सिचुएशन हो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर बताता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन, इसका भी मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा आपको। फिर आएगा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके लिए ध्यान रखना होता है, अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट भी रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होंगे, और IFR रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल IFR है, तो इसका मतलब ये फ्री रिजर्व है। अब IFR को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल IFR है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, और IFR को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान नहीं रखनी है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। अपने को ये बात अभी ध्यान नहीं रखनी है। अपने को अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट भी रिलेशन में ट्रांसफ़र होंगे और IFR भी रिलेशन में ट्रांसफ़र होगा। यस। फिर आता है आपके पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो वो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। ध्यान रखना है इस बात के लिए। कभी कभी लास्ट में क्या होता है कि बैलेंस शीट की डेट कुछ और होती है और डेट ऑफ डिसोल्यूशन कुछ और होती है। उस केस में आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा यदि सरप्लस रहता है तो उसका पार्टनर्स के लोन अकाउंट का अपन सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। स्पाउस लोन नहीं है, ये पार्टनर का खुद का लोन है, उसका अपन सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे बाई बैलेंस BD पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऐसे ही करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों गिवन है आपके पास में, तो सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में फाइनल बैलेंस करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और कैपिटल अकाउंट से लास्ट का पेमेंट कर देंगे, फाइनल पेमेंट। यस। अब मैं आपको बताऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यस। अब मैं बताऊंगा आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। अपन मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बैलेंस शीट में दिया हुआ है 50,000 रुपये का। इसमें मैंने बताया था आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इसका क्लेम विच एवर इज लेस, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा उसको आप ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट एंड देन पे क्लेम अमाउंट। फिर आपको क्लेम अमाउंट का पेमेंट करना है। दोनों में से जो कम है उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे आप इसको, और फिर क्लेम का पेमेंट करेंगे आप। जब कभी पेमेंट करने का काम होगा तो क्लेम अमाउंट का पेमेंट करेंगे आप। जैसे अपन एग्जाम्पल मान के चलते हैं 50,000 है आपके पास में क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और फर्स्ट सिचुएशन नो इन्फॉर्मेशन और नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्रेडिट साइड। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का है,
इसके बारे में कोई क्लेम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा का पूरा 50,000 आपके पास में फ्री रिजर्व हो गया और फ्री रिजर्व को अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकंड सिचुएशन आती है क्लेम अमाउंट। क्लेम ₹20,000, क्लेम 20,000 का है, तो क्या करेंगे, 50,000 का तो रिजर्व है और 20,000 का क्लेम है, विच एवर इज लेस क्या हुआ 20,000, तो 20,000 तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, 20,000 ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे एंड पे ₹20,000 और बाद में 20,000 का पेमेंट कर देंगे अपन। रिमेनिंग जो 30,000 रहेगा, रिमेनिंग 30,000 ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लेम अगर 20,000 का है तो 20,000 तो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड में और बाद में 20,000 का पेमेंट कर देंगे। रिमेनिंग जो 30,000 बचे हैं आपके पास में 50 में से, वो 30,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। थर्ड सिचुएशन आती है आपके पास में क्लेम 50,000, 50,000 का रिजर्व और 50,000 का एक क्लेम है, उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन ₹50,000 क्रेडिट साइड एंड देन पे 50,000, जितने का क्लेम है उतना पेमेंट कर देंगे। 50,000 का रिजर्व और 50,000 का क्लेम है, तो 50,000 को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट से हम ट्रांसफ़र करेंगे और बाद में 50,000 का ही पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट सिचुएशन आती है फोर्थ सिचुएशन, इसमें क्लेम ₹60,000, आपके पास में रिजर्व है 50,000 और क्लेम है 60,000। मैंने क्या बताया, विच एवर इज लेस वो ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड 50,000 रुपये, दोनों में से जो कम होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं एंड पे ₹60,000। जब कभी पेमेंट करना होगा तो आप 60,000 का पेमेंट करेंगे। क्लेम अगर 60,000 रुपये का है और रिजर्व आपके पास में 50,000 का है, तो रिजर्व के 50,000 को आप रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और जब पेमेंट करना होगा तो आप 60,000 का पेमेंट करेंगे। इस तरह से हर जगह ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दोनों में से जो कम है वो आप रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और जितना क्लेम बनता है, चाहे कम का हो या ज़्यादा का हो, वो क्लेम का पूरा पेमेंट करेंगे जब कभी पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन का एडजस्टमेंट हो गया आपके पास में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मैंने बता दिया। आशा करता हूँ ये किस तरह से बैलेंस शीट से एसेट्स और लायबिलिटीज़ रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है वो आपको समझ में आई होगी। अब इनको नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा इनको किस तरह से एसेट्स को बेच करके किस तरह से लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है, क्या बातें अपने को ध्यान रखनी होती है और किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आशा करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।